मैकेनिक्स 302 सेकंड सेमेस्टर बीएस फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने से पहले हम रिकॉल करते हैं। अगर हम किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं जो सेंटर ऑफ मास, बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा हो, तो उसका फॉर्मूला होता था I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, कैपिटल एम आर स्क्वेयर। लेकिन अगर हम बॉडी का, किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऐसे एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करें जो सेंटर ऑफ मास में से ना गुजर रहा हो, मतलब सेंटर ऑफ मास में से गुजरने वाले एक्सिस को हम शिफ्ट कर दें किसी और पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल बॉडी के बिल्कुल एक साइड पर अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंसीडर कर लें, तो उस केस में अगर बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाए तो वो पहले से इंक्रीज कर जाता है। जितना पहले आ रहा था जब हम सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे थे, जितनी क्वांटिटी में आ रहा था एम आर स्क्वेयर फॉर एग्जांपल आ रहा था, तो वो उससे इंक्रीज कर जाता है अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट करेंगे किसी और पॉइंट पर, अनदर पॉइंट, तो वो पहले से इंक्रीज कर जाता है। कितनी अमाउंट में इंक्रीज करता है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम डिस्कस करते हैं। द पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी about any other axis is equal to the moment of inertia about parallel axis through the center of mass ICM plus product of the mass of the body and the square of the distance between these two axes. I is equal to I C dot M, center of mass, plus md स्क्वेयर। इससे मुराद क्या है? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे अबाउट एनी अदर एक्सिस, वो किन दो टर्म्स के सम के इक्वल आएगी? वो इक्वल होगी, एक तो आई सी डॉट एम। आई सी डॉट एम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा है उसके अबाउट जो वैल्यू आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो आई सी डॉट एम प्लस एम डी स्क्वेयर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, टोटल बॉडी का जितना मास है वो, एंड द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। ये जो दो एक्सिस हैं, एक सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा है, एक वो जो हमने एक नया एक्सिस जो कंसीडर किया है, उन दोनों एक्सिस के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, उसको डी लिखा हुआ है यहां पर। आई इज इक्वल टू आई सी डॉट एम प्लस एम डी स्क्वेयर। एक बार फिर रिपीट करो मैं स्टेटमेंट को। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, any other axis is equal to the moment of inertia about parallel axis through the center of mass I C dot m plus product of the mass of the body and the square of the distance between these two axes. I is equal to I C dot m plus m d square. ये किस काम आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? द पैरेलल एक्सिस थ्योरम अलाउज अस टू फिगर आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट इज रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस दैट डजंट गो थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर हमने किसी और एक्सिस के अबाउट बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से इंक्रीज कर जाता है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आना था उससे इंक्रीज कर जाता है। तो उसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body about any other axis.
अगले लेक्चर्स में हम इन्हें डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे बाय अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फिलहाल यहाँ पर इसकी डेरिवेशन डिस्कस करते हैं। लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m। इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी पास आउट हो रहा है, जिसके अबाउट बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी के इक्वल है। इसी बॉडी के एक और पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर, हमने एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर किया सी डी। हमने बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन सी डी। CD is any other axis which is parallel to AB at distance A। पॉइंट O और पॉइंट C के दरमियान में डिस्टेंस A है। इसी तरीके से इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस भी A। दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल। हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अनदर एक्सिस CD पासिंग थ्रू पॉइंट O। इसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास dm at point P at distance x from axis of rotation AB। हमने क्या किया, AB एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा मास dm कंसीडर किया। अब अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन AB के अबाउट बॉडी का स्मॉल मास dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल होगा, डी आई सी डॉट एम इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम इस स्मॉल पार्टिकल dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी के अबाउट कैलकुलेट करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन सी डी के अबाउट कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल होगा, डी आई नॉट इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर। x प्लस a क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन dm mass dm एंड पॉइंट o, या एक्सिस ऑफ रोटेशन cd और dm के दरमियान में जो फासला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो x प्लस a है। x प्लस a स्क्वायर को अगर हम ओपन करें, एक्सप्रेशन बनेगा डी आई नॉट इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। dm को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्सप्रेशन बनेगा डी आई नॉट इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम ए स्क्वायर प्लस डी एम टू ए एक्स। इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लें बाय टेकिंग इंटीग्रेशन। एक्सप्रेशन बनेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी आई नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एम ए स्क्वायर प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन टू डी एम ए एक्स। इस एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है इसे जरा ऑब्जर्व करें। इस एक्सप्रेशन में डी एम एक्स स्क्वायर, अगर हम सिर्फ डी एम एक्स स्क्वायर की बात करें तो लास्ट स्लाइड के अंदर हमने इसे किसके इक्वल बोला था, डी आई सी डॉट एम के इक्वल। डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल डी एम अबाउट सेंटर ऑफ मास। इंटीग्रल dm x square is the moment of inertia of a body। अगर हम dm x square पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो वो क्या बन जाएगा, होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी। एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी कहां से पास आउट हो रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास सी। एक्सप्रेशन बनेगा आई नॉट इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी आई सी डॉट एम। डी एम एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, डी आई सी डॉट एम प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एम ए स्क्वायर प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन टू डी एम ए एक्स। एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू आई सी डॉट एम। डी आई सी एम पर जब साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई सी डॉट एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होल बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस एम ए स्क्वायर। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जब dm पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होगा तो होल बॉडी का मास आ जाएगा, उसे हम लिखेंगे कैपिटल M से। एक्सप्रेशन बनेगा I नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर प्लस
थर्ड टर्म पे ऑब्जर्व करें जरा, 2a साइन ऑफ इंटीग्रेशन dm x स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में देखें साइन ऑफ इंटीग्रेशन dm x, ये किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल। ये जीरो के इक्वल क्यों आएगा, इसे समझते हैं। यहां पर कंसीडर करें एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास cm है। उस बॉडी के एक्स एक्सिस पर मौजूद पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं मैं। कुछ पार्टिकल्स राइट साइड पर होंगे, सेंटर ऑफ मास के राइट साइड पर होंगे, कुछ पार्टिकल्स सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड पर होंगे। उनमें से मैं एक एक पार्टिकल डिस्कस कर रहा हूं। लेफ्ट साइड पर पार्टिकल m1 है जो कि सेंटर ऑफ मास से x1 डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ राइट साइड पर m2 पार्टिकल है जो कि x2 डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। ये x1 और x2 क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। m1 और x1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या क्वांटिटी देता है हमें? मोमेंट ऑफ मास। इसी तरीके से m2 x2 को कैलकुलेट करें तो ये क्या एक्सप्रेशन देगा? m2 x2 मोमेंट ऑफ मास। m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के इक्वल होंगी अगर हम x1 और x2 को सेंटर ऑफ मास से मेजर करेंगे। ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए था। एक पार्टिकल हमने लेफ्ट साइड पर ले लिया, एक कंसीडर कर लिया, एक पार्टिकल हमने राइट साइड पर कंसीडर कर लिया। इसी तरीके से जब पूरी बॉडी के लिए हम लेफ्ट साइड पर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके मोमेंट ऑफ मास और जो राइट साइड पर पार्टिकल्स हैं उनके मोमेंट ऑफ मास को सम करेंगे तो वो सम किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल। क्यों? एक साइड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, दूसरी साइड पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो उनका जो वेक्टर सम आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जो राइट साइड के पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर क्वांटिटी, कैपिटल एम आर स्क्वेयर क्वांटिटी जो राइट साइड पर है वो बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहेंगे। जो लेफ्ट साइड के पार्टिकल्स हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें एम आर स्क्वेयर क्वांटिटी, वो बॉडी को काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहें। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बैलेंस हो जाता है किससे? क्लॉकवाइज पैदा होने वाले टॉर्क से। इस तरीके से ये सेंटर ऑफ मास पे बॉडी क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। जैसे कि तराजू वाली एग्जांपल आप ज़हन में रख लें, तराजू में सेम यही सिचुएशन होती है। सो साइन ऑफ इंटीग्रल dmx स्क्वेयर dmx किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल। क्यों? एज x इज पॉजिटिव फॉर RHS राइट हैंड साइड पार्टिकल्स एंड नेगेटिव फॉर लेफ्ट हैंड साइड पार्टिकल्स, या फिर बॉडी इज बैलेंस्ड अबाउट cm। इसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस हुई। सो एक्सप्रेशन जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में टर्म थी 2a साइन ऑफ इंटीग्रेशन dmx, वो किसके इक्वल आ जाएगी? जीरो के इक्वल। इक्वेशन बन जाएगी I नॉट इज इक्वल टू आई सी डॉट एम प्लस एम ए स्क्वेयर। इससे मुराद क्या है? जो हमारा नया एक्सिस था सी डी जो पॉइंट ओ में से गुजर रहा था उसके अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर रहे थे, वो किसके इक्वल आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस उसमें एक टर्म, एक प्रोडक्ट ऐड हो गई, कौन सी? एम ए स्क्वेयर, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द होल बॉडी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, जो ए था उसका स्क्वेयर। एक्सप्रेशन बना आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वेयर। Hence proof. Perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem किस तरह से हमारी हेल्प करता है बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज को डिफरेंट एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करने में।
बॉडी को हम रोटेट करवा सकते हैं अबाउट डिफरेंट एक्सिस। तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। मैं बॉडी को एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करवा सकता हूँ, मैं बॉडी को वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा सकता हूँ, इसी तरीके से मैं जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा सकता हूँ। इन तीनों एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करवाएंगे तो अलग अलग रोटेशनल इनर्शिया की वैल्यू होगी। बॉडी के रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलग अलग वैल्यू होगी। एक वैल्यू आई एक्स होगी जो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने से आई, एक वैल्यू आई वाई होगी जो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने से आई, एक वैल्यू आई जेड होगी जो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने से आई। ये तीनों वैल्यूज आपस में कैसे इंटर रिलेट करती हैं उसको एक्सप्लेन करता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। The perpendicular axis theorem states that the moment of inertia of planar lamina, lamina वर्ड यूज होता है थिन शीट के लिए, planar मतलब प्लेन, स्लाइड टाइप। The moment of inertia of a planar lamina about an axis perpendicular to the plane of the lamina। कंसीडर करें कि वो जो शीट है, प्लेनर लेमिना शीट है, वो एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई, तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा बनेगा, जेड एक्सिस। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब जेड एक्सिस ऑफ द लेमिना is equal to the sum of the moment of inertia of the lamina about the two axes at right angles to each other in its own plane intersecting each other at the point where the perpendicular axis passing through it। यहां पर देखें एक्स वाई प्लेन में शीट पड़ी हुई है, एक थर्ड एक्सिस जेड परपेंडिकुलर वर्टिकली डायरेक्शन में मौजूद है। हमने अगर z एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा बॉडी को x एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया आई एक्स प्लस बॉडी को y एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाने से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया उसमें ऐड करते हैं। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। स्टेटमेंट को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेनर लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना मतलब आई जेड इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट द टू एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के राइट एंगल पर है, इन इट्स ओन प्लेन, उसी प्लेन में जिसमें एक्स और वाई एक्सिस मौजूद है, तो वो कौन सा एक्स वाई प्लेन, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट, एक्स और वाई ओरिजिन पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट। एक्स और वाई जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट से जेड एक्सिस पास आउट हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। मतलब अगर हमें किसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल होगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लेन शीट कंसीडर करें जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। कंसीडर अ प्लेन शीट लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। हमने इस शीट पर एक स्मॉल मास डेल एम कंसीडर किया जो कि पॉइंट पी पर मौजूद है। ओरिजिन से पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ पी है, उसे हमने मेंशन कर दिया वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर से। एनी पार्टिकल ऑफ मास डी एम हैज पोजीशन वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू आर। अब अगर हम डेल एम का इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना चाहें तो एक्सप्रेशन कुछ यूं होगा, डी आई एक्स इज इक्वल टू डी एम वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वेयर। वाई क्या एक्चुअली डेल एम का एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वाई है।
तो एक्सप्रेशन बना डी आई एक्स इज इक्वल टू डी एम वाई स्क्वेयर। अगर हम कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहें तो क्या इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल लग जाएगा। डी आई एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई एक्स में। डी आई एक्स क्या था, छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा, आई एक्स क्या कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंप्लीट mass of the body का moment of inertia। I x is equal to integral sin of integration dm y square। इसी तरीके से अगर मैं डेल m का अबाउट y एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या आएगा, dm x स्क्वायर। यहां पर देखें y एक्सिस से dm का डेल m का पार्टिकल का फासला x है, तो एक्सप्रेशन में x स्क्वायर आएगा, डी आई वाई इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर। ये एक छोटे से मास का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस है। अगर मैं कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कैलकुलेट करना चाहूँ तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, आई वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल डी एम एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं अबाउट जेड एक्सिस कैलकुलेट करना चाहूँ, डेल एम छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर। यहाँ पर देखें डेल एम का ओरिजिन से यानी कि जेड एक्सिस से कितना फासला है, आर, तो एक्सप्रेशन में आर स्क्वायर आएगा। अगर मैं कंप्लीट बॉडी का अबाउट जेड एक्सिस कैलकुलेट करना चाहूँ तो आई जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर डायग्राम में एक ट्राइंगल ओ एल पी बनती नजर आ रही है। वो कैसे, अगर हम वेक्टर ओ पी को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो एक x कंपोनेंट आएगा, एक y कंपोनेंट आएगा। यहां पर np लेंथ इक्वल है OL लेंथ के, तो मैंने OL लेंथ को भी y कंपोनेंट बोल दिया। ON लेंथ इक्वल है LP लेंथ के, तो मैंने LP लेंथ को भी x मेंशन कर दिया। यहां पर OLP ट्राइंगल पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो एक्सप्रेशन कुछ यूं बनेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। एक्सप्रेशन बना r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम dm से मल्टीप्लाई कर दें, dm को मल्टीप्लाई कर दें और साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लें और साथ ही dm से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्सप्रेशन बनेगा इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dm प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर dm। यहां पर देखें कि ये वैल्यूज किसके इक्वल आती हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन आर स्क्वायर dm को आप ऊपर किसके इक्वल लिख के आए हैं, आई जेड के। आई जेड इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dm को किसके इक्वल लिख के आए हैं, आई वाई के इक्वल। और इसी तरीके से साइन ऑफ इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर dm को किसके इक्वल लिख के आए हैं, आई एक्स के इक्वल। तो एक्सप्रेशन बना आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। इसको अरेंज कर लें, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये एक्सप्रेशन क्या एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई। जो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आया और अबाउट वाई एक्सिस आया, उन दोनों के सम के इक्वल। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सिलेंडर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमने करना क्या है, रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना है सॉलिड सिलेंडर का अबाउट एन एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा है, सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास में से, और ये सिलेंडर ऑफ मास सिलेंडर की एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग मास m, लेंथ l एंड रेडियस r एज शोन इन फिगर। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका मास m है और लीनियर मास डेंसिटी यहाँ पर हम म्यू डिनोट करेंगे। द लीनियर मास डेंसिटी म्यू ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ m ओवर l। इस एक्सप्रेशन से अगर मैं मास कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या बनेगा, एक्सप्रेशन m इज इक्वल टू म्यू l। इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या होगा,
हम एक डिफरेंशियल मास कंसीडर करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई का, डिफरेंशियल आई का एक्सप्रेशन बनाएंगे और उस एक्सप्रेशन पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। यूं हमारे पास पूरे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, नाउ डिवाइड द सिलेंडर इनटू स्मॉल डिस्क ईच ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस dx। हमें पता है सिलेंडर जो है वो मल्टीपल डिस्क से मिलकर बना होता है। अगर हम कोई एक डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर करेंगे तो वो डिस्क की शक्ल में होगा। सो डिवाइड द सिलेंडर इनटू स्मॉल डिस्क ईच ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस dx। इसमें से हम एक डिस्क कंसीडर कर लेते हैं। टेक सच अ स्मॉल डिस्क एट डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। हम यहाँ डायग्राम में देखें C पॉइंट सेंटर ऑफ मास से x फासले पर एक डिस्क कंसीडर करते हैं जिसकी थिकनेस dx है। इस डिफरेंशियल मास यानी कि इस dx थिकनेस वाली डिस्क का मास dm होगा। द मास dm ऑफ स्मॉल डिस्क हैविंग थिकनेस dx इज गिवन एज dm इज इक्वल टू म्यू dx। यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी म्यू की वैल्यू पुट करते हैं, एक्सप्रेशन बन जाएगा dm इज इक्वल टू m dx ओवर l। The moment of inertia of a disk having radius r about center of mass is ICM is equal to 1 over 4 dm r square। हमने जो डिफरेंशियल मास सॉलिड सिलेंडर का डिफरेंशियल मास यानी कि डिस्क कंसीडर की थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। वो कितना आएगा, ICM इज इक्वल टू 1 ओवर 4 dm r स्क्वायर। ये 1 ओवर 4 dm r स्क्वायर क्यों आया? जनरली डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वेयर। डिफरेंशियल मास है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हाफ डी एम आर स्क्वेयर। लेकिन ये डिस्क का अबाउट जेड एक्सिस है। हमने सॉलिड सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल प्लेस किया हुआ है। डिस्क भी डिस्क का जो फेस होगा वो राइट साइड पर होगा और वो उसका कौन सी डायरेक्शन बनती है, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम डिस्क को रोटेट करवाएं अबाउट एक्स एक्सिस तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 ओवर 4 एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। वाई एक्सिस रोटेट करवाएं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 ओवर 4 एम आर स्क्वायर होगा। ये कैसे, हम पिछले लेक्चर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्स एक्सिस कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, 1 ओवर 4 dm r स्क्वायर। यहाँ पर dm की वैल्यू पुट कर दें, एक्सप्रेशन बनेगा 1 ओवर 4 m ओवर l dx r स्क्वायर। The rotational inertia of disk about an axis passing through its center and perpendicular to its axis of symmetry can be calculated by applying parallel axis theorem। हम इस डिफरेंशियल मास dm यानी कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे वो बाय अप्लाइंग थ्योरम, कौन सा, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। di is equal to ICM plus mass of disk into distance between disk and axis उसका स्क्वायर। एक्सप्रेशन बनेगा di इज इक्वल टू 1 ओवर 4 एम आर स्क्वायर ओवर एल dx प्लस m ओवर l dx x स्क्वायर। एक्सप्रेशन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें। ये जो di है ये डिस्क का डिफरेंशियल मास, सॉलिड सिलेंडर का जो हमने डिफरेंशियल मास कंसीडर किया था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो वो सारे का पूरे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस एल ओवर टू प्लस एल ओवर 2। ये हमने सॉलिड सिलेंडर को उसकी लेंथ को कंसीडर कर लिया था, एक साइड को माइनस एल ओवर 2 कंसीडर कर लिया और सेंटर ऑफ मास की दूसरी साइड राइट साइड को हमने प्लस एल ओवर 2 कंसीडर कर लिया था। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर माइनस एल ओवर 2 लोअर लिमिट है और प्लस एल ओवर 2 अपर लिमिट है। I इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल माइनस एल ओवर 2 प्लस एल ओवर 2 ब्रैकेट के अंदर
1/4 mr² l dx प्लस m/l x² dx। ये इंटीग्रेशन इन दोनों टर्म्स पर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास लोअर लिमिट -l/2 है और अपर लिमिट +l/2 है। इस किस्म का इंटीग्रल हम कुछ यूं ओपन कर सकते हैं, अगर लोअर लिमिट -a हो, अपर लिमिट +a हो और फंक्शन f x पर अप्लाई हो और फंक्शन इवन हो, इफ f इज एन इवन फंक्शन दैट इज f माइनस x इज इक्वल टू f x, तब इंटीग्रल किसके इक्वल होगा? इस किस्म का इंटीग्रल -a टू +a f x dx इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल हो जाएगा 2 इंटीग्रल 0 टू +a f x dx। सेम एज इज हम यहाँ पर अपने केस में अप्लाई कर देंगे। जो हमारे पास इंटीग्रल है -l/2 टू +l/2, वो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ इंटीग्रल 0 टू +l/2, ब्रैकेट के अंदर वही टर्म्स mr²/4l dx प्लस m/l x² dx। ये इंटीग्रल 0 टू +l/2 ये अप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स पर। अलग अलग दोनों टर्म्स पर इसे अप्लाई कर दें, एक्सप्रेशन बनेगा i इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ इंटीग्रल 0 टू +l/2 mr²/4l dx प्लस 2 साइन ऑफ इंटीग्रल 0 टू +l/2 m/l x²। यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन बन जाएगा i इज इक्वल टू हाफ mr²/l और इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा mr² पर, mr²/4l यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए। इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा dx पर, dx पर जब इंटीग्रल अप्लाई होगा आंसर आएगा x लोअर लिमिट टू अपर लिमिट x 0 टू l/2। एक्सप्रेशन बना i इज इक्वल टू हाफ mr²l इंटू x 0 टू l/2 प्लस दूसरी टर्म पे जब इंटीग्रल अप्लाई होगा यहाँ पर m/l कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। एक्सप्रेशन बनेगा 2m/l और x² पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा। x² किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, तो एक्सप्रेशन बनेगा x3/3 0 टू l/2। नेक्स्ट स्टेप में आप लिमिट्स अप्लाई कर दें, i इज इक्वल टू mr² 2l कांस्टेंट एज इट इज बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर x पर लिमिट अप्लाई हो गई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहां पर x था वहां पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे l/2 माइनस जहां पर x है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे लोअर लिमिट, l/2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2m/l एज इट इज बाहर आ जाएगा, 1/3 हम बाहर निकाल लेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे x3 पर। अपर लिमिट l/2 थी, उसका क्यूब ले लेंगे, x3 की जगह हमने x3 में हमने x की जगह l/2 पुट कर दिया, l/2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो एक्सप्रेशन बनेगा 2m/l 1/3 l/2 का क्यूब माइनस 0। नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू mr²/4 बच जाएगा। इससे ऊपर वाले स्टेप में l से क्रॉस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे। i इज इक्वल टू mr²/4 प्लस नेक्स्ट टर्म किस तरीके से अरेंज करेंगे आप, 1/3 एज इट इज रहने दें, 2 से कट जाएगा, सॉरी 2 का क्यूब 8 के इक्वल आएगा। एक्सप्रेशन बनेगा 1/3 2m/l l³ 8 माइनस 0। नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू mr²/4 प्लस 1/12 ml²। 1/12 कैसे आया? 3 और 8 को मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 24 करें, एक्सप्रेशन बनेगा 1/12 ml²। i इज इक्वल टू 1/4 r² प्लस 1/12 l² इंटू m, यहाँ पर हमने m कॉमन ले लिया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर
moment of inertia of a solid. Now calculate rotational inertia of a solid cylinder and hollow cylinder about an axis of symmetry. Rotational inertia of a hollow cylinder. Hollow cylinder क्या होता है? The cylinder whose inner portion has been removed is called annular cylinder. जैसे कि ये डायग्राम में देखें, ये सॉलिड सिलेंडर के दरमियान में R1 रेडियस वाला मैस रिमूव हुआ है, तो ये क्या बन गया? रिंग शेप्ड सिलेंडर. दिस इज कॉल्ड एनुलर सिलेंडर. एनुलर का मतलब होता है रिंग शेप. अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे. कंसीडर सच अ एनुलर सिलेंडर हैविंग लेंथ L एंड मास M. इस डायग्राम में देखें, इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2. इस सिलेंडर की डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी रो ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज रो इज इक्वल टू m ओवर v, मास पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया इनटू लेंथ. एक्सप्रेशन में एरिया की वैल्यू पुट कर दें. रो इज इक्वल टू m ओवर पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर l. हमारे केस में डायग्राम में दो रेडियस मौजूद है, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या आएगा? पाई r स्क्वायर की बजाय पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. एक्सप्रेशन बन जाएगा रो इज इक्वल टू m ओवर पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू l. यहाँ से मास की वैल्यू अगर हम एलिमिनेट करें, m इज इक्वल टू पाई m इज इक्वल टू रो पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू l. दिस इज इक्वेशन 1. Now take a cylindrical shell of radius r and thickness dr of the material of cylinder having mass dm and volume dv as shown in figure. हमने इस डायग्राम में जो रेड सर्कल वाला सिलेंडर है ये कंसीडर किया. ये उस पोर्शन में कंसीडर करेंगे जहां पर मैस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब r1 रेडियस और r2 रेडियस के दरमियान में जहां पर सॉलिड सिलेंडर का मास एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर हमने डीएम मास का सिलिंड्रिकल शेल कंसीडर किया जिसका रेडियस r है और थिकनेस कितनी है? dv, और वॉल्यूम कितना होगा? dv. mass element is a cylindrical shell of radius r, thickness dr and length l. अब हम कैलकुलेट करेंगे इस सिलेंड्रिकल शेल का, स्मॉल सिलेंड्रिकल शेल का डिफरेंशियल मास. वो कितना होगा? dm इज इक्वल टू रो dv के इक्वल. इस एक्सप्रेशन में डिफरेंशियल वॉल्यूम पुट कर दें. वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा? इस सिलेंड्रिकल शेप, इस सिलेंड्रिकल शेल का जो टॉप फेस है उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई r और थिकनेस dr, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? एरिया. थर्ड लेंथ इन्वॉल्व करेंगे l, तीनों लेंथों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा वॉल्यूम का, डिफरेंशियल वॉल्यूम. इस स्मॉल सिलेंड्रिकल शेल का वॉल्यूम dv. तो dm किसके इक्वल हो जाएगा? dm इज इक्वल टू रो 2 पाई r इंटू dr इंटू l. अब हम कैलकुलेट करेंगे रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल शेल. सिलिंड्रिकल शेल का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे di से, डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वो इक्वल होगा dm इंटू आर स्क्वेयर. dm अभी हमने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू पुट कर दें. स्मॉल सिलिंड्रिकल शेल का डिफरेंशियल मास कितना था? रो 2 पाई r dr l. वो इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें. di इज इक्वल टू रो 2 पाई r dr l इंटू आर स्क्वेयर. इस एक्सप्रेशन में r और आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. एक्सप्रेशन बन जाएगा di इज इक्वल टू 2 रो पाई l r क्यूब dr. रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द एनुलर सिलेंडर इज. अब हम टोटल एनुलर सिलेंडर का रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे इसे. I इज इक्वल टू 2 रो पाई l इंटीग्रेशन r1 रेडियस से r2 रेडियस तक. इंटीग्रेशन अप्लाई कहां पर होगी? r1 रेडियस से r2 रेडियस तक. लोअर लिमिट r1,
टू अपर लिमिट R2। फंक्शन क्या है हमारे पास, R क्यूब dr। एक्सप्रेशन बना I इज इक्वल टू 2 ρ पाई l इंटीग्रल R1 टू 2 R2 R क्यूब। इस एक्सप्रेशन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, R3 पर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगा 2 ρ पाई l R4 ओवर 4। क्या किया, पावर में एक ऐड, R3 से R4 हो जाएगा और उसी से डिवाइड, मतलब 4 से डिवाइड, 2 ρ पाई l R4 ओवर 4, लोअर लिमिट R1 2 अपर लिमिट R2। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, जब 2 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा हाफ, 1 ओवर 2 ρ पाई l R4 लोअर लिमिट R1 टू अपर लिमिट R2। नाउ applying limit I is equal to 1 over 2 ρ पाई l, जहां पर R4 है उसमें R की जगह हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। एक्सप्रेशन बनेगा I is equal to हाफ ρ पाई l R2 4 माइनस R1 की पावर 4। इस एक्सप्रेशन में R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4 को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारे केस में हमारा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में बन सकता है, I इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ρ पाई l R2 की पावर 2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इसमें सेम फार्मूले वाली तरतीब है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस एक्सप्रेशन में देखें रो पाई एल R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर किसके इक्वल है, m के इक्वल। इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे m की वैल्यू, रो पाई एल R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर की जगह m पुट कर देंगे। I इज इक्वल टू हाफ m R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। ये इक्वेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एनुलर सिलेंडर। अब इस एक्सप्रेशन से हम सॉलिड सिलेंडर का और हॉलो सिलेंडर का दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर सॉलिड सिलेंडर है तो R1 0 के इक्वल होगा और R2 को हम R मेंशन कर देंगे, R2 को R के इक्वल लिख देंगे। R1 0 होगा, इससे क्या मुराद है, मतलब यहाँ पर डायग्राम में देखें रेडियस R1 तक मैस रिमूव हुआ था। अगर मैस रिमूव ना हुआ हो, सॉलिड सिलेंडर यानी कि सिलेंडर में से मैस रिमूव नहीं हुआ हुआ, तो ओवरऑल ये सॉलिड सिलेंडर कहलाएगा। इस केस में R1 0 पुट कर देंगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर R1 पुट कर दें। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज I इज इक्वल टू हाफ m R2 प्लस 0। R1 की जगह हमने 0 पुट कर दिया, एक्सप्रेशन बना I इज इक्वल टू हाफ m R और R2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, R। फॉर हॉलो सिलेंडर R1 इज इक्वल टू R2। अगर हॉलो सिलेंडर होगा यानी कि हम यहाँ पर सिलेंडर के सॉलिड सिलेंडर के अंदर से मैस रिमूव कर देते हैं और रेडियस R1 तक रिमूव करते हैं और रेडियस R1 कितना हो, रेडियस R2 के इक्वल हो, यानी कि सारे का सारा मैस रिमूव कर दें तो एक सिलेंडर कैसा बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर, रिंग शेप्ड सिलेंडर बन जाएगा। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम R1 और R2 को इक्वल पुट करें तो I इज इक्वल टू हाफ m R स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। एक्सप्रेशन बनेगा हाफ m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल एक्सप्रेशन बन जाएगा I इज इक्वल टू हाफ m R स्क्वेयर प्लस हाफ m R स्क्वेयर। हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट वन, I इज इक्वल टू m R स्क्वेयर। तो जो वैल्यूज हमने लास्ट लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में याद की थी,
कि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है। तो ये वही वैल्यूज कैलकुलेट होती नजर आ रही हैं हमें। आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर और आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। अगर सिलेंडर सॉलिड होगा तो एक्सप्रेशन बनेगा हाफ एम आर स्क्वेयर, और अगर सिलेंडर हॉलो होगा तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। Calculate the rotational inertia of a rod about an axis through center and perpendicular to its length. इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ L हैविंग मास m एंड डेंसिटी ρ। इस रॉड को डिवाइड करें, डिवाइड दिस रॉड इनटू इट्स स्मॉल एलिमेंट्स, मास एलिमेंट्स, ईच ऑफ मास dm एंड थिकनेस dx। इस स्मॉल मास एलिमेंट को हम एक स्मॉल मास एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। टेक सच अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रॉड हैविंग डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ रॉड। डायग्राम में देखें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से x फासले पर हमने एक dm मास को कंसीडर कर लिया। इस dm डिफरेंशियल मास के लिए जिसकी लेंथ dx है, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया di। उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, वो पूरी रॉड का I कैलकुलेट हो जाएगा। So the density of rod is given as rho is equal to mass over V is equal to mass over AL। इस रॉड का वॉल्यूम किसके इक्वल है, AL के। रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ L, तो ये क्या बन जाएगा, mass over AL। यहां से अगर हम डिफरेंशियल मास dm की बात करें, द mass dm ऑफ स्मॉल एलिमेंट हैविंग वॉल्यूम dV इज स्मॉल मास dm की वैल्यू क्या होगी, dm इज इक्वल टू रो dV। यहाँ पर dV की वैल्यू पुट कर दें, डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होगा, AdX। उस स्मॉल dm मास का एरिया और लेंथ dx, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dm मास का वॉल्यूम आ जाएगा dV। dm इज इक्वल टू रो dm डिफरेंशियल मास वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दें डेंसिटी की वैल्यू, रो इज इक्वल टू एम ओवर ए एल। एक्सप्रेशन बन जाएगा एम ए ओवर ए एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम डी एक्स ओवर एल। ए से क्रॉस हो जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा डी एम का एम डी एक्स ओवर एल। अब रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं, इस स्मॉल डिफरेंशियल मास डी एम का रोटेशनल इनर्शिया क्या होगा, डी आई इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वेयर। डी एम की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं एम ओवर एल एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। एक्सप्रेशन बनेगा डी आई इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर डी एम की वैल्यू पुट करते हैं एम ओवर एल एक्स स्क्वेयर डी एक्स। रोटेशनल इनर्शिया पूरी रॉड का कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशियल आई वाले एक्सप्रेशन पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। एक्सप्रेशन बन जाएगा आई इज इक्वल टू एम ओवर एल साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट माइनस एल ओवर टू टू अपर लिमिट प्लस एल ओवर टू एक्स स्क्वेयर डी एक्स। यहाँ पर रॉड की एक साइड पे एक्सिस ऑफ रोटेशन की एक साइड पर हमने माइनस एल ओवर टू लेंथ कंसीडर कर ली और दूसरी साइड पर पॉजिटिव एल ओवर टू लेंथ कंसीडर कर ली। तो जब हम इंटीग्रेशन पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस एल ओवर टू से लेकर प्लस एल ओवर टू तक अप्लाई करेंगे। इस किस्म के एक्सप्रेशन को, इस किस्म के साइन ऑफ इंटीग्रल को एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए तक और अंदर एफ एक्स फंक्शन पड़ा हुआ हो, तो वो किसके इक्वल होगा, 2 इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर प्लस ए तक इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये उस वक्त होता है जब इफ एफ इज एन इवन फंक्शन दैट इज एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हमारे केस में हम लिमिट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 एम ओवर एल इंटीग्रेशन साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से एल ओवर टू इंटू एक्स स्क्वेयर डी एक्स। जब इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन बन जाएगा आई इज इक्वल टू 2 एम ओवर एल पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, एक्स स्क्वेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स क्यूब में, एक्स की पावर 3 में, उसी से डिवाइड यानी कि 3 से हम उसे डिवाइड कर देंगे और लिमिट अप्लाई होगी 0 से एल ओवर टू तक। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है आई इज इक्वल टू 2 एम ओवर एल 1 ओवर 3 हमने बाहर निकाल लिया, लिमिट अप्लाई होगी x3 पर, x3 0 से l ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन बनेगा i इज इक्वल टू 2m ओवर l 1 ओवर 3 इंटू
x3 की जगह हम पुट कर देंगे L/2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ L/2 का क्यूब खोलेंगे, एक्सप्रेशन बनेगा अगले में L3/8। I इज इक्वल टू 2/L 1/3 L3/8। 3 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 24 बन जाएगा। I इज इक्वल टू 2/24 L 1/3 सॉरी I इज इक्वल टू 2/24 ml स्क्वेयर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में 2/24 बन जाएगा, I इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वेयर। This is the rotational inertia of rod about an axis of rotation which passes through center of mass. The above equation can be written as ICM is equal to 1/12 ml square. अब अगर हमने रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना हो किसी नए एक्सिस के अबाउट जो कि पैरेलल हो पहले वाले एक्सिस के, जो कि सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा था, तो हम क्या लगा देंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू एंड ऑफ अ रॉड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। लेंथ के परपेंडिकुलरली एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कंसीडर करें जो कि रॉड के एक एंड पर से गुजर रहा हो और पैरेलल हो पहले वाले एक्सिस के और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर ऑफ मास में से गुजर रहा था। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मुताबिक हम कैलकुलेट करें, आई इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। यहाँ पर ICM की वैल्यू पुट करते हैं 1/12 ml स्क्वायर और प्लस MD स्क्वायर। डी की जगह आप क्या पुट करेंगे, L/2। पॉजिटिव साइड पर जो रॉड की लेंथ हमने कंसीडर की थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू सेंटर ऑफ मास और नए एक्सिस के दरमियान, नए पैरेलल एक्सिस के दरमियान में जो फासला है वो क्या है, L/2। इसका स्क्वायर ले लें, एक्सप्रेशन बन जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे, I इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। Calculate rotational inertia of solid rectangular plate about an axis perpendicular to the surface of plate and passes through its center. इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर आर यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ABCD हैविंग मास m एंड सरफेस डेंसिटी सिग्मा। प्लेट की सरफेस फ्लैट होती है तो हम उस पर कंसीडर करेंगे सरफेस डेंसिटी सिग्मा। द साइड्स ऑफ प्लेट्स आर A and B. The axis of rotation passes through center of plate so that it may rotate about an axis of rotation. यहाँ पर हम डेंसिटी को मेंशन करते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ प्लेट इज सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। यहाँ पर प्लेट का एरिया क्या है, हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया A इंटू बी, तो एक्सप्रेशन बन गया सिग्मा इज इक्वल टू m/। अब रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम वही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट का एक स्मॉल डिफरेंशियल मास कंसीडर कर लेना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI कैलकुलेट करेंगे और उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करके पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर प्लेट के केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे। नाउ डिवाइड द प्लेट इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स ईच ऑफ थिकनेस dx एंड मास dm। Now take such a small strip at distance x from axis of rotation which is parallel to side BC as shown. The mass of strip is dm. डिफरेंशियल मास किसके इक्वल होगा, सिग्मा dA के इक्वल। इस डिफरेंशियल मास को हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, डिफरेंशियल मास के एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा की, dm इज इक्वल टू m/AB इंटू ADX। ए से क्रॉस हो जाएगा, एक्सप्रेशन बनेगा dm इज इक्वल टू m/b इंटू dx। अब हमने कैलकुलेट करना है उस एक सिंगल स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रिप di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में डिफरेंशियल मास dm की वैल्यू पुट कर दें, एक्सप्रेशन बनेगा di इज इक्वल टू m/b एक्स स्क्वायर dx। Now the rotational inertia of rectangular plate about an axis parallel to side BC। अब हमने इस ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। एक्सिस हमारा कौन सा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि BC साइड के पैरेलल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DI वाले एक्सप्रेशन पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। IBC इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन प्लस माइनस b/2 से लेकर प्लस b/2 तक लिमिट होगी। अंदर एक्सप्रेशन क्या है, m/b x स्क्वायर dx। एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
साइन ऑफ इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 इंटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर प्लस बी ओवर 2 तक। अंदर फंक्शन कौन सा होगा, एम ओवर बी एक्स स्क्वेयर डी एक्स। यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर के ऊपर, 2 इंटू एम ओवर बी कॉन्स्टेंट है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर पर, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, एक्स 3 ओवर 3 और लिमिट अप्लाई होगी 0 से लेकर प्लस बी ओवर 2 तक। एक्सप्रेशन बन जाएगा 2m ओवर b 1 ओवर 3 को बाहर निकाल लें और यहां पर लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b ओवर 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। एक्सप्रेशन बनेगा, इसे सॉल्व कर लें, एक्सप्रेशन बनेगा 1 ओवर 12 mb स्क्वायर। Similarly, rotational inertia of rectangular plate about an axis parallel to side AB, यानी कि अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेट में से कंसीडर करें जो कि हॉरिजेंटली गुजर रहा हो कुछ यूं, वो साइड ए बी के पैरेलल होगा। यहां पर देखें डायग्राम में एक्सिस ऑफ रोटेशन साइड ए बी के पैरेलल गुजर रहा है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आई ए बी इज इक्वल टू 1 ओवर 12 एम ए स्क्वेयर। जब हमने आई बी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी सी कैलकुलेट किया था, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू बी सी कैलकुलेट किया था, तो 1 ओवर 12 एम बी स्क्वायर आया था। और दूसरे स्टेप में आई ए बी हमारे पास किसके इक्वल आया, 1 ओवर 12 एम ए स्क्वायर। नाउ द नेट रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, अगर हमने कैलकुलेट करना हो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ प्लेट एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर इज, तो उसका एक्सप्रेशन बनेगा I इज इक्वल टू आई अबाउट ए बी प्लस आई अबाउट बी सी। I इज इक्वल टू 1 ओवर 12 एम ए स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 12 एम बी स्क्वेयर।